नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथिना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों में होने वाली एपिलेप्सी के बारे में कि क्यों होता है एपिलेप्सी, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, एपिलेप्सी के जैसे दिखने वाले और क्या क्या सिम्टम्स हैं और कैसे डायग्नोस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि फरवरी मंथ जो है वो इंटरनेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। पहले भी मैंने एपिलेप्सी के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, एक नहीं 2-3 वीडियो हैं जिसमें एपिलेप्सी के बारे में डिटेली मैंने समझाया हुआ है। इसमें मैं छोटकरी में एपिलेप्सी के बारे में दोबारा पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो एपिलेप्सी एक ब्रेन की एक बीमारी है जिसमें बच्चे लोग को बार बार जो है सीजर्स आते हैं या कन्वल्जन्स आते हैं। अब ये सीजर्स अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से बोलते हैं। झटका है, मिर्गी है, चमकी है, कई प्रकार के लोकल तरीके से इस शब्द को बोला जाता है। लेकिन जो सीजर्स होते हैं ज़्यादातर जो पेरेंट्स को लगता है कि ये बड़े वाले जो हाथ पे टाइट करके आंखें ऊपर करके पूरा बेहोश होते हैं, बस वही प्रकार का है। बस उतना ही नहीं, वो तो एक प्रकार का जनरलाइज सीजर है जिसको जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स या जीटीसीएस सीजर्स बोलते हैं, वो कॉमनली देखा जाता है। लेकिन सीजर्स कई प्रकार के होते हैं। ये चीज़ मैं पेरेंट्स लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि सीजर्स कई प्रकार के हो सकते हैं। उसमें आप एक प्रकार का होता है कि जिसमें बच्चा शरीर को पूरा टाइट करके ऐंठता है, जिसको टॉनिक सीजर्स कहते हैं। शरीर एकदम टाइट हो जाती है, फिर रिलीज हो जाता है। और ये जागते समय में भी हो सकता है और केवल नींद में भी हो सकता है। तो ओनली नींद में आने वाले भी कुछ टाइप के सीजर्स होते हैं जिसको नॉक्टर्नल सीजर्स कहते हैं। और होते हैं कुछ केवल जागते समय में होते हैं, कुछ कॉम्बाइन में भी हो सकते हैं। जागते समय भी होता है या फिर सोते समय भी होता है। तो एक तो ये टॉनिक सीजर्स हो गए। दूसरा होता है क्लॉनिक सीजर्स। क्लॉनिक माने हाथ का क्या है, वो क्या एक प्रकार का, जिस प्रकार का मैं दिखा रहा हूँ इस प्रकार का हाथ या पैर का लगातार ऐसे झटके होते हैं। कभी कभी टॉनिक से शुरू होके फिर क्लॉनिक में जाता है, इसीलिए उसको टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स बोलते हैं। हाथ स्टिफ करता है, सर को एक तरफ जाता है, आंखें एक तरफ रहती हैं और उसके बाद फिर झटका शुरू होता है। तो ये बोलता है टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। एक प्रकार का और होता है मायोक्लोनिक सीजर्स, जिसमें शरीर में जैसे करंट लगता है उस तरीके का, हाथ एकदम से चमक जाता है, सर एकदम से झुक जाता है, बच्चा चल रहा है अचानक से बैठ जाएगा, अचानक से गिर जाएगा। जिसमें मैंने कुछ वीडियोज भी बनाए जैसे कि स्पैजम्स, इन्फेंटाइल स्पैजम्स। तो जैसे बच्चा नींद से उठ के बार बार ऐसे ऐसे करके पूरा झटकता है। तो ये भी एक प्रकार की मायोक्लोनिक सीजर्स हैं जो कि क्लस्टर में आता है, थोड़ी देर में बहुत सारे आते हैं। कईयों में होता है कि हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, अचानक से गिर जाता है। सुबह सुबह सपोज स्पेशली मॉर्निंग टाइम में बहुत सारे लोगों को होते हैं, बड़े बच्चों को भी होते हैं। ये कुछ पकड़ा हुआ है, अचानक से गिर गया। ऐसे बार बार अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं, बाकी कुछ नहीं रहेगा, केवल मायोक्लोनिक सीजर्स ही रहेंगे। कभी कभी लगता है कि ये समझ में भी नहीं आते कि क्या है। अगर इस तरीके का भी सिम्टम है तो ये भी आपको हो सकता है कि डॉक्टर को दिखाना पड़े इसके लिए। फिर बाकी होता है एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर में क्या होगा, बच्चा कुछ कर रहा है, थोड़ी देर के लिए बच्चा ऐसा लगेगा कि कोई दूसरा वर्ल्ड में चला गया है, एब्सेंट हो गया है। तो उस समय एकदम से बच्चा रुक जाता है, जो काम कर रहा है उस पर एकदम से रुकावट आ जाती है, कभी कभी आंखें ब्लिंक भी करती है। तो इन बच्चों को टीचर्स बोलते हैं कि ये कोई दूसरी दुनिया में डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। तो ये भी हो सकता है एक प्रकार का सिम्टम। तो मेरा कहने का मतलब है कि सीजर्स कई प्रकार के हैं। टॉनिक, क्लॉनिक, मायोक्लोनिक, एब्सेंट सीजर्स होते हैं। कभी कभी कॉम्बाइन में होता है, कभी कभी अलग अलग होते हैं। तो केवल बड़ा वाला झटका ही मिर्गी है ऐसा नहीं है। और स्पेशली छोटे बच्चे में, इन्फेंट्स में, 1 साल के नीचे वाले बच्चों में कई और प्रकार की भी सीजर्स हैं। केवल शरीर का कलर चेंज हो जाना या फिर कभी कभी थोड़ी देर के लिए एक तरफ मोड़ना और थोड़ी देर के लिए गायब सा हो जाना, मुंह को चलाना, चबाना जैसा, एक प्रकार के जिसको ऑटोमेटिज्म्स कहते हैं। तो वो कभी कभी पेरेंट्स को पिकअप करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मेरा पेरेंट्स से यही सलाह है कि अगर आपके बच्चों में किसी भी प्रकार की कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट, झटके या किसी भी टाइप का बच्चा थोड़ी देर के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ऐसा कुछ भी आपको डाउट लगे, एक वीडियो जरूर बनाइए। वीडियो से बहुत हेल्प होता है कि क्या हो रहा है एक्चुअली। जो आप डिस्क्राइब करते हैं और जो वीडियो में देखते हैं, वीडियो देखने से बहुत कुछ ईजी पड़ जाता है देखने में। तो आप वीडियो जरूर बनाएं। तो ये हो गए सीजर के टाइप। फिर बाकी आप एक बहुत जरूरी जो चीज़ जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ वो है सीजर जैसे दिखने वाली और कई सारे कारण होते हैं जिसको सीजर मिमिक्स कहते हैं। जैसे कि कई सारे बच्चे होते हैं, स्पेशली अगर ईईजी का रिपोर्टिंग में अगर ठीक से नहीं हुआ, जस्ट बाई चांस अगर अनट्रेन्ड पर्सन ने रिपोर्टिंग किया हो तो और एबनॉर्मल लिखा हुआ हो, तो जैसे सिंकोप
होता है। देखिए बच्चे खड़े हैं, लाइन में खड़ा है, अचानक से बेहोश हो गया, गिर गया, या फिर पसीना वगैरह जब आता है समर टाइम में, ऐसे सिचुएशंस में कभी चलते समय थकान की वजह, स्ट्रेस की वजह से तो अचानक से सामने की तरफ अंधेरा छा जाता है, गिर जाते हैं, जिसको सिंकोपल अटैक कहते हैं। तो ये सीजर्स नहीं है। दूसरा होता है बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का बच्चा मान लीजिए कि बच्चा रो रहा है, रोते रोते अचानक से मुंह खोल के आ करके पूरा अटक सा जाता है, शरीर पूरा ऐंठता भी है, कलर भी चेंज हो सकता है। तो ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स कहते हैं कि जो हर बार रोने के बाद आता है, तो ये भी सीजर्स नहीं है। और एक होता है जिसमें बच्चा जैसे यही 6-8 महीने का बच्चा हो, खेलते समय अचानक शरीर को टाइट कर देता है ऐसे, और दांत को भी कभी कभी टाइट करता है, लेकिन बेहोश नहीं होता है, जिसको कहते हैं सडरिंग स्पेल्स। तो सडरिंग स्पेल्स भी एक प्रकार की सीजर के मिमिक्स है, जो कि स्पैज़म जैसा भी लगता है कभी कभी। तो ये सारे कंडीशनों में ईईजी नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर एबनॉर्मल रिपोर्ट कर दिया है तो फिर अननेसेसरी दवाइयाँ चलती हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा कभी भी ऐसा डाउट रहता है तो आप जो है, अगर आपके पास अवेलेबल हैं लोकली, तो हमेशा पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से ही आप सलाह लें, क्योंकि ईईजी रिपोर्टिंग बच्चों में थोड़ा डिफिकल्ट, एक अलग प्रकार का मतलब एक प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। कई बार उसमें अगर रिपोर्टिंग गड़बड़ हुई तो अननेसेसरी दवाइयाँ 1.5-2 साल बच्चे खाते हैं। तो वो चीज़, ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। एक होती है नींद में जो झटका होता है, केवल सोते समय हाथ झटकता है, शरीर को झटकता है, पैरों को झटकता है, जिसको कहते हैं स्लीप मायोक्लोनस। तो ये नेचुरली भी बहुत सारे बच्चों को हो सकता है, तो इसके लिए डरने की बात नहीं है। अगर श्योर होने के लिए ईजी करेंगे तो वो भी नॉर्मल रहेगा। तो स्लीप मायोक्लोनस कोई एपिलेप्सी में नहीं गिनते हैं, तो ये भी बहुत कॉमनली एबनॉर्मली दवाइयाँ चलती हैं कभी ईजी में रिपोर्टिंग गड़बड़ हुआ तो ये हुआ सीजर मिमिक्स। फिर हम बात आते हैं अभी एपिलेप्सी के उसमें। तो एपिलेप्सी कई प्रकार की हैं बच्चों में। तो एपिलेप्सी को जैसे फोकल, अगर शरीर का एक ही हिस्सा हो रहा है तो उसको फोकल एपिलेप्सी कहते हैं, अगर दोनों साइड हो रहा है तो वो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है। तो ज़्यादातर जब बच्चे आते हैं हमारे पास, तो सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट का काम ये है कि वो देखते हैं कि बच्चे का ये जो झटके, जो सिम्टम्स हैं, कौन से उम्र से शुरू हुआ है, बच्चे का ईईजी में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, बच्चे का कभी कभी बार बार हुआ तो एमआरआई करना पड़ सकता है, एमआरआई में कैसा है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, ये सारा चीज़ मिला के एक एपिलेप्सी सिंड्रोम करके एक चीज़ होता है। तो हम लोग हमेशा फिट करने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चा कोई एपिलेप्सी सिंड्रोम में फिट होता है क्या, जरूरी क्यों है, क्योंकि हर सिंड्रोम का मेडिसिन ऑफ चॉइस अलग हो सकता है। तो इसीलिए एपिलेप्सी की जो बच्चे की ट्रीटमेंट है वो कोई एक्सपर्टाइज के थ्रू ही हमेशा ट्रीटमेंट करना जरूरी है। केवल कुछ दवाइयाँ शुरू करते ही बच्चा ठीक होगा ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास, कुछ दवाइयों से थोड़ा कंट्रोल हो जाता है लेकिन पूरा बंद नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो राइट चॉइस ऑफ मेडिसिन नहीं जा रहा है। तो ऐसे बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमेशा एटलीस्ट आप जो पीडियाट्रिशियन से फॉलोअप में रह रहे हैं डेफिनेटली रहिए, उनके खिलाफ हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक ओपिनियन जो है एटलीस्ट पीडियाट्रिक न्यूरो से लीजिए ताकि वो चॉइस ऑफ मेडिसिन दे सकें। और आप उनके फॉलोअप में भी अगर अवेलेबल है आपके लोकल एरिया में तो उनके फॉलोअप में डेफिनेटली रहिए, क्योंकि एपिलेप्सी एक क्रोनिक कंडीशन है, लंबा चलता है ट्रीटमेंट, उसमें प्लान आउट करना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो ये जो 2 दिन 4 दिन की खांसी सर्दी जैसी नहीं है। तो इसमें ये मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि हमेशा आप ट्रेन पर्सन से ही इसकी ट्रीटमेंट करवाएं, स्पेशली बच्चों में जो एपिलेप्सी हैं। सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम बात करते हैं एपिलेप्सी के कारण के बारे में कि बच्चे को एपिलेप्सी होता क्यों है, ये मिर्गी जो बोलते हैं, ये कारण क्या है। तो मिर्गी का मतलब साधारण भाषा में बोले तो ब्रेन में हमेशा सभी लोगों का करंट रहता ही है। जैसे हार्ट में ईसीजी करते हैं करंट देखने के लिए, ब्रेन में भी वैसा ही हमेशा करंट रहता है। बाई सम चांस अगर ब्रेन में करंट बहुत ज़्यादा चलेगा तो कोई अचानक से इस प्रकार का जो मैंने सिम्टम कहा, झटके बोलिए या एब्सेंस सीजर है, उस तरीके का शुरू हो जाता है, मूर्छित हो जाते हैं बच्चे। तो ये करंट ज़्यादा क्यों चलता है सडनली, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण है स्ट्रक्चरल एपिलेप्सी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल माने ब्रेन के अंदर कहीं कुछ डैमेज है। अब डैमेज क्यों हुआ, हो सकता है जन्म के समय में बच्चा रोया नहीं है, जन्म के समय में बच्चे का शुगर कम हो गया जिसकी वजह से पीछे की ओर दाग हो गई, या फिर जन्म के समय में कोई मेनिंजाइटिस हो गई, ब्लीडिंग हो गया ब्रेन में। तो वो सब डैमेज की वजह से ब्रेन में दाग बन जाता है। जब वो दाग बनता है तो दाग बहुत ज़्यादा करंट फेंकता है। तो जब ये करंट ज़्यादा फेंकेगा तो बच्चे को इस प्रकार के झटके आते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जन्म से ही माँ के पेट के अंदर से ही बच्चे का ब्रेन का कुछ पार्ट थोड़ा अलग टाइप का है, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेजिया, कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया या फिर कॉर्टिकल मैलफॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो अगर इस प्रकार का ब्रेन है तो भी वो भी करंट ज़्यादा फेंकता है। तो वो एक स्ट्रक्चरल कारण सबसे बड़ी कॉमन कारणों में आती है। इसीलिए जब भी
एपिलेप्सी की हम लोग देखते हैं कि बच्चों को एपिलेप्सी की शिकायतें हैं तो डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि एमआरआई करा लीजिए। एमआरआई क्यों करना है? क्योंकि ये देखने के लिए कि स्ट्रक्चरली ब्रेन दिखता कैसा है। तो स्ट्रक्चरल एपिलेप्सी सबसे कॉमन कारण है और स्ट्रक्चरल एपिलेप्सी के रेस्पॉन्स में भी, ट्रीटमेंट में भी बहुत कभी-कभी लंबा ट्रीटमेंट चल सकता है। एक हो गया स्ट्रक्चरल। दूसरा कारणों में आती है जेनेटिक कारण, बहुत कॉमन है। कई बच्चों की एमआरआई नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन उनके फैमिलियल कई बार रहता है कि उनके पेरेंट्स को भी ये सब के सिम्टम थे, तो ये जेनेटिक हो सकता है। रेयरली आप देखेंगे तो फिर कुछ कुछ ऑटो इम्यून कारण हैं, तो और बाकी कभी कभी अननोन भी रह सकता है कि कभी कभी कारण पता ही नहीं चलता, सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। तो बाई सम रीजन ब्रेन में करंट ज़्यादा चलता है, तो दवाइयों से उसी को कंट्रोल करते हैं और धीरे धीरे दवाइयों को निकालने की भी कोशिश करते हैं कुछ समय बाद। तो ये हो गया एपिलेप्सी के कारण के बारे में। फिर बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? एक तो हो गया बच्चे का सिम्टम जो है कि किस प्रकार की सीजर्स हैं। कभी कभी एक ही बच्चों के 2-3 प्रकार के सीजर्स भी एक साथ भी आ सकता है, तो वो किस किस टाइप के सीजर्स हैं वो हमको देखना होता है। दूसरी बात है कि इसको कंफर्म करने के लिए हमेशा ईईजी करके जो टेस्ट है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसकी मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि 70 से 80% बच्चों में ईईजी में एब्नॉर्मलिटी आती है। तो 10-20% में ये चीज़ नोट कीजिएगा कि ईईजी नॉर्मल होने के बावजूद भी एपिलेप्सी हो सकता है। तो ईईजी नॉर्मल है और एपिलेप्सी, तो इसका मतलब एपिलेप्सी नहीं है, ऐसा नहीं है। 10-20% में ईईजी नॉर्मल भी हो सकता है, वो भी एक चीज़ है। लेकिन ईईजी बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस करने के लिए और वो कौन से सिंड्रोम में फिट होता है उसमें देखने के लिए। क्योंकि देखिए बहुत बार ये हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं कि ईईजी रिपोर्ट लेके आते हैं, उसमें केवल लिखा रहता है एब्नॉर्मल ईईजी सजेस्टिव ऑफ जनरलाइज्ड सीजर डिसऑर्डर। तो इतना लिखने से वो काम नहीं बनने वाला है। इसमें हम लोग को फर्दर क्लासिफाई करना पड़ेगा कि ये ब्रेन के कौन से रीजन से एब्नॉर्मल है, राइट से है, लेफ्ट से है, आगे वाला पार्ट से है, पीछे वाला पार्ट से, क्योंकि सब में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं, ट्रीटमेंट में डिफर कर सकता है। तो ये ईईजी रिपोर्टिंग जो है, ये देखिए न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग में यही डिफरेंस आता है कि ईईजी रिपोर्टिंग बच्चों एडल्ट में डिफरेंस है, वरना देखिए पीडियाट्रिक न्यूरो की जरूरत ही नहीं थी। सारा कुछ जो है अलग से एक स्पेशलिटी की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि पीडियाट्रिक में बहुत सारी चीजें बहुत अलग है। जो 4-5 साल के बच्चों में जो एबनॉर्मल दिखने वाली जो ईईजी होती है वो उसके एज ग्रुप के लिए नॉर्मल हो सकता है उस ब्रेन के लिए। तो वो आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फर्स्ट ईयर में ईईजी वो दिखने में बहुत एबनॉर्मल लगता है लेकिन वो एज के लिए नॉर्मल हो सकता है। तो मेरा मैसेज आपसे ये है कि ईईजी का रिपोर्टिंग हमेशा पीडियाट्रिक न्यूरो से ही हो तो बेस्ट है। ये आपसे मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। तो डायग्नोसिस के लिए ईईजी जरूरी है। फिर बात आती है एमआरआई करने की। बहुत बार होता है कि सीटी स्कैन करते हैं, हालांकि वो गलत नहीं है, लेकिन एमआरआई हमेशा बेस्ट है क्योंकि वो उसका रेजोल्यूशन अच्छा है, डिटेल छोटी छोटी चीज़ें भी दिख जाती हैं। तो एमआरआई एक होना चाहिए और वो भी स्पेशली एपिलेप्सी प्रोटोकॉल से करने से जो ज़्यादा और अच्छा रहता है। और बाकी कभी कभी ईजी एमआरआई नॉर्मल भी रहता है तो फर्दर टेस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। जेनेटिक कारण होते हैं, कुछ कुछ मेटाबॉलिक रेयर कारण हो सकते हैं, जीन से रिलेटेड एपिलेप्सीज बहुत सारे होते हैं, तो उसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेना पड़ेगा। वो इसमें टॉक में, इस लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं कि इसका क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो ये हो गई आपकी डायग्नोसिस की बातें। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एपिलेप्सी केवल एक किसी और दूसरी बीमारी की एक सिम्टम हो सकता है। जैसे कि आइसोलेटेड बच्चा का केवल एपिलेप्सी है वरना चलता फिरता है, डेवलपमेंट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक प्रकार का हो गया। दूसरा होता है कि कई बच्चों को डेवलपमेंटल डिले के साथ साथ में एपिलेप्सी रहती है, उनको एक्चुअली रहता है सेरेब्रल पॉल्सी रहती है ब्रेन में डैमेज की वजह से, लेकिन एपिलेप्सी उसका एक पार्ट हो सकता है। वैसे ही जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिनकी दिमागी कमजोरी रहती है बच्चों की, उनको भी कई बार इस तरीके की एपिलेप्सी रहती है जो दवाइयों से भी कई बार कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो एपिलेप्सी उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक हिस्सा है, उसको और भी प्रॉब्लम्स रहते हैं। ऑटिज्म, जैसे ऑटिज्म के भी कई बच्चों को सीजर्स वगैरह हो सकता है, एपिलेप्सी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब यही है, तो एपिलेप्सी आइसोलेटेड होगा या किसी और बीमारी का एक पार्ट हो सकता है, या फिर कभी कभी ऐसे रेयर बीमारी भी हो सकती है जो समय के साथ और टाइमली पिकअप ना करे तो टाइम के साथ और ज्यादा खराब हो सकती है। तो वो आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है कि अभी आगे एपिलेप्सी के साथ बच्चों को और क्या क्या शिकायतें होती हैं, जैसे कि कोमॉर्बिडिटीज जो बोलते हैं। तो एपिलेप्सी को ट्रीट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं होती है तो ये बच्चों में लर्निंग प्रॉब्लम्स रहती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी साथ में होती है, उनको स्लीप के प्रॉब्लम्स होते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स बहुत सारे रहते हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं, बहुत कॉमन है ये, हाइपर एक्टिव है, अटेंशन की कमी है, ये बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है कि एपिलेप्सी के बच्चे जो हैं पढ़ाई में थोड़ा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत कॉमनली देखिए, ब्रेन में कंटिन्यूस करंट चलती रहती है दवाइयों के बावजूद भी कई बार।
ये देखने को मिलता है। और कई बार जो बड़े बच्चे हैं तो उनको एक प्रकार का स्टिग्मा जैसा लगता है कि हम लोगों को क्यों है एपिलेप्सी, एक एंग्जाइटी रहती है, एक डिप्रेशन जैसा रहता है बड़े बच्चों में इस तरीके, क्योंकि उनको समझ आती है इस चीज़ों के बारे में। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग साइकेट्रिक रेफरेंस, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट का भी हम लोगों को हेल्प लग सकता है। फिर हम बात करेंगे कि बच्चे को जो एपिलेप्सी है उससे लेकर हमारे समाज में कई सारे मिथ्स हैं कि एपिलेप्सी जो है कहीं भूत बाधा से होता है। पहले आप इनको दिखाइए, वो हमारे जैसे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में धामी झांकरी बोलते हैं, है ना, या फिर कोई ऐसा पूजा पाठ करवाते हैं ठीक करने के लिए। तो ये तो साइंटिफिकली बिल्कुल बेस्ड नहीं है, क्योंकि उसके बावजूद भी कई बच्चे ठीक नहीं होते हैं। और कई लोगों को लगता है कि एपिलेप्सी का जूठा खाने से, जूठा प्लेट से एपिलेप्सी फैलता है, या फिर ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ऐसा कुछ नहीं है। एपिलेप्सी एक ही थाल खाने से भी फैलता नहीं है, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। और किसी को झटके आए तो हम लोग कई बार टीवी मूवीज में आपने देखा होगा, जूता सुंघा रहे हैं, मोजा सुंघा रहे हैं, है ना, ये करते हैं। तो ऐसा वो सब करने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि कभी भी ऐसे किसी को दौड़ा आता है तो पेरेंट लोग सर पे पानी डालने लग जाते हैं, शरीर को पूरा मसलने लग जाते हैं। वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा कि सीजर के टाइम में एग्जैक्टली हमको क्या करना चाहिए। और एक चीज है कि ट्रीटमेंट को लेकर बहुत बड़ा मिथ है कि एपिलेप्सी हो गया मतलब लाइफ लॉन्ग रहेगा। ऐसा नहीं है। बच्चों की अगर डेवलपमेंट ठीक है, एमआरआई में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो 2 से 3 साल का ड्यूरेशन है। जो ट्रीटमेंट का जो स्टैंडर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड जो फॉलो करते हैं वो है कि बच्चे को दवाई शुरू करने के बाद कम से कम 2 साल बच्चे को बिल्कुल सीजर फ्री रहना चाहिए। कम से कम 2 साल, 2 से 3 साल, डिपेंड करता है। कभी कभी स्ट्रक्चरली ब्रेन बहुत एबनॉर्मल है, बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो इन बच्चों को कई साल भी लग सकती है। लेकिन अगर आपका बच्चे का एमआरआई में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे का डेवलपमेंट अगर सही है, तो 2 से 3 साल की दवाइयों के बाद बहुत सारे बच्चों की एपिलेप्सी पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं, ठीक है। अब एपिलेप्सी रिजॉल्व होता है कि नहीं, पूरा क्योर होता है कि नहीं, वो भी एक सवाल है। तो इसके लिए जो है एपिलेप्सी लीग ILEA ने एक चीज जो निकाली है कि कम से कम भी 10 साल अगर बिल्कुल सीजर नहीं रहेगा और 5 साल दवाइयाँ पूरा बंद है, तो उसके बाद हम लोग एपिलेप्सी को रिजॉल्व हम लोग बोलते हैं। वो भी क्योर वर्ड है नहीं एपिलेप्सी में, क्योंकि ये थोड़ा डेफिनेटली अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन बच्चों में हम लोग कुछ साल के बाद दवाई बंद कर सकते हैं। मैं ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ, या लाइफ लॉन्ग ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सीजर के टाइम में क्या करें। तो कभी भी बच्चे को इस तरीके के सीजर हुआ तो अगर डॉक्टर ने पहले देखे नहीं तो एक छोटा वीडियो जरूर बनाइए। बाकी आपका जो है शरीर को लेफ्ट साइड में मोड़ना है। अगर बड़ा वाला सीजर्स आते हैं तो छोटे वाले सीजर से 1 मिनट के अंदर ही बंद हो जाते हैं, उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट साइड में टर्न करके नाक में देने के लिए मिडाजोलैम का स्प्रे आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा, तो वो स्प्रे को आप यूज़ करें। बच्चे के वजन के हिसाब से डोज प्रिस्क्राइब किया हुआ है। सर में आपको तेल पानी लगाने से या कुछ करने से वो बंद नहीं होने वाले हैं। दांती लग जाती है तो वो चम्मच से, उंगली से खोलने की कोशिश करते हैं बहुत बार, वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस समय ब्रेन का वो फोर्स इतना रहता है, आपकी उंगली अगर आ गई तो कट जाएगा। तो बिल्कुल वो सब नहीं करना है। स्प्रे देने से कुछ समय में 1-2 मिनट में वो फिर बंद हो जाएगा। तो ये हो गया एपिलेप्सी से लेकर रिलेटेड कुछ मिथ्स की बातें। अभी हम आखिरी में बात करते हैं कि ट्रीटमेंट को हम लोग कैसे करते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए देखिए एपिलेप्सी की करीब 12-15 दवाइयाँ हैं। एडल्ट में और बच्चों में एपिलेप्सी की दवाइयाँ सेम है, केवल डोजेस के डिफरेंस रहते हैं। कभी कभी हम बच्चों को लिखते हैं कि आप ये सोडियम वैल्प्रोएट खाइए, तो बोले अरे ये तो उनके पापा भी खा रहे हैं। तो दवाइयाँ एक ही हो सकती है। ये मत सोचिए कि बड़े को देने वाले दवाइयाँ छोटे को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में दवाइयाँ सेम रहती हैं, डोजेस अलग हो सकते हैं। और कई बार एक मिथ भी रहता है कि ये दवाइयों से ब्रेन स्लो हो जाएगा कुछ। तो देखिए ब्रेन में करंट बहुत चल रहा है, झटके आ रहे हैं, तो ब्रेन को और ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो बाकी जो मैंने कोमॉर्बिडिटीज़ कहा था, पढ़ाई में दिक्कत होना, बिहेवियर प्रॉब्लम, स्लीप प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन ना होना, ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं। तो ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है डेफिनेटली। और दवाइयाँ 12-15 दवाइयाँ हैं। अब इसके लिए हम लोग दवाइयों के बारे में अलग से कोई वीडियो हम बना के डिस्कस करेंगे। दवाइयाँ डेफिनेटली एपिलेप्सी की दवाइयों की साइड इफेक्ट हो सकता है, हालांकि ज़्यादातर बच्चे टॉलरेट करते हैं। डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आपको जो है दवाइयाँ दिया जाएगा। और कुछ दवाइयों में कभी कभी मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, लीवर की मॉनिटरिंग, ब्लड की मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। डिपेंड करता है कौन सी दवाई यूज़ कर रहे हैं, उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन एपिलेप्सी सिंड्रोम के हिसाब से दवाइयों की छनौट में भी चेंजेस आते हैं। अगर आपका एब्सेंस सीजर है बच्चों को, उसका ट्रीटमेंट अलग है। अगर आपका बच्चों को मायोक्लोनिक सीजर है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। इन्फेंटाइल स्पैज़म्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग है, उसमें तो स्टेरॉइड यूज करना पड़ता है एपिलेप्सी की दवाइयों से पहले भी। तो दवाइयों की छनौट बहुत ही ज़रूरी है इसमें, क्योंकि जितना हम लोग लेट करेंगे दवाई को प्रॉपरली
चूज करने में, जितना लेट होगा एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में उतना ही वो एपिलेप्सी रेजिस्टेंट होते हुए जाता है, क्योंकि ब्रेन के नेटवर्क्स और भी ज़्यादा करंट फेंकते रहते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि जितना जल्दी आप प्रॉपर एक्सपर्ट से ओपिनियन लेंगे तो उतना ही बेटर होगा। तो इंडिया में हर एक करीब 250 बच्चे में एक बच्चे को एपिलेप्सी है, और एपिलेप्सी मतलब सब कुछ खत्म है ऐसा नहीं है। एपिलेप्सी के बावजूद भी वो लोग नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, बच्चे लोग बहुत अच्छा पढ़ाई में कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्सेल कर सकते हैं, लेकिन उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, उसका आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, उसका कंट्रोल ज़रूरी है। और हमेशा बच्चे को लाइफ लॉन्ग ही दवाई देना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके बच्चे के डेवलपमेंट ठीक है तो कुछ सालों में दवाइयाँ ऑफ हो सकती हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो, और आपके बच्चे की, आपकी फैमिली की जो एपिलेप्सी का जो जर्नी है उसमें पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हमेशा आपके साथ में रहेंगे। और बस आपको इसके बारे में डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप की एपिलेप्सी है, दवाइयों की क्या साइड इफेक्ट है, वो सारा आप अपने डॉक्टर के साथ सलाह कर सकते हैं। लेकिन आपको भी इस जो आप देखिए टेक्नोसेव एरा में आपको भी पूरा आप गूगल में पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन सब कुछ गूगल जो बोलती है वो सारा चीज़ हर पेशेंट में अप्लाई नहीं होता है। इसमें डेफिनेटली आपको डॉक्टर की गाइडेंस चाहिए, वरना आप देखिए एक दवाई की अगर आप पढ़ेंगे तो 50 साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन सब बच्चे को होना है ज़रूरी नहीं है, उसमें सारे रेयर से रेयर साइड इफेक्ट लिखी रहती हैं। तो हर बार जो है आप पढ़ के चिंता ना करें, लेकिन आपके डॉक्टर जितना सलाह देते हैं उसके हिसाब से आप फॉलो करें, प्रॉपर एक्सपर्ट को दिखाएं, ईईजी प्रॉपरली रिपोर्टिंग कराएं, कहीं की भी ईईजी के हिसाब से कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, कुछ भी डाउट है आपको डेफिनेटली प्रॉपर वीडियो बनाएं और प्रॉपर एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। बस मेरा आज ये इंटरनेशनल एपिलेप्सी जो अवेयरनेस मंथ है इसमें यही मैसेज आप पेरेंट्स को मैं देना चाहता हूँ। आपके मन में कोई भी ऐसे डाउट्स हैं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में आंसर करने की कोशिश करता हूँ। और बस इतना मैसेज के साथ आप लोगों से आज के लिए विदा मांगता हूँ। अगली बार कोई ऐसे ही कुछ अवेयरनेस वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।